फिर हुआ क्या, 1979 की बात है, 1979 की बात है, जब वीपी सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया। मोरारजी देसाई उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बीपी मंडल जी की चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया। पहले भी एक कमीशन बन चुका था 1953 में, जिसको काका कालेलकर कमीशन बोलते हैं, कि जो ओबीसी सेक्शन है बैकवर्ड क्लास, क्या उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन बस वो बना था, ऐसा ज़्यादा कोई रिकमेंडेशन उसके इम्प्लीमेंट वगैरह हुए नहीं। जो हुए थे वो मंडल आयोग के हुए थे, मंडल कमीशन के। इसको मंडल आयोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीपी मंडल इसके चेयरमैन थे। तो इसको हम सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहला तो काका कालेलकर जी की चेयरमैनशिप पे बना था। इसने रिकमेंडेशन दी कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसने कुछ कास्ट वगैरह को आइडेंटिफाई किया, लगभग 3,500 से भी ज़्यादा, 3743 कास्ट को आइडेंटिफाई किया, जो कि एक्चुअल में सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज हैं, और उनको बोला कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए अलॉन्ग विद एस सी एस टी के जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा जो 27% रिजर्वेशन है वो ओबीसी समाज को भी मिलना चाहिए। अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा 27% रिजर्वेशन को। देन 1991 में 1991 में एक कदम और गई नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, क्योंकि रिजर्वेशन इज़ लाइक कि लगाने से वोट मिलता है, हटाने से वोट गिरता है। तो कोई हटाने को तो सोच नहीं सकता है, लेकिन लगाने के लिए हर कोई आतुर रहता है कि हम इनको दे दें, उनको दे दें। ठीक है, तो नरसिम्हा राव ने क्या बोला, नरसिम्हा राव ने बोला कि देखो, पहली बात तो ये है कि 27% जो रिजर्वेशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें से हम प्रेफरेंस देंगे जो पुअर सेक्शन है, नहीं कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात इन्होंने थोड़ी सी कही कि इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी किसको, पुअर सेक्शन को। जो गरीब हैं ओबीसी समाज में उनको प्रेफरेंस, उनको वरीयता दी जाएगी। और इन्होंने जो बैकवर्ड है, आप अभी सुनते हो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, लेकिन इससे पहले भी इसकी बात हो चुकी है, जो कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की सरकार थी, जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो यही बने थे पीवी नरसिम्हा राव 1991 में प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने बोला कि 10% जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको भी मिलना चाहिए। ठीक, फिर होता क्या है, फिर होता है इंदिरा साहनी केस 1992 में, 1992 में। ये एक एडवोकेट हैं जिन्होंने पीआईएल फाइल करी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी इंदिरा साहनी ने। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने अपहेल्ड किया कि जो 27% रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी समाज को, अच्छा है, बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसने सबसे पहली बार इसने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आया कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करो और उनको रिजर्वेशन से हटाओ। यही सेम बात अभी 2 दिन पहले ही हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं BR गवई, उन्होंने बोली है एससी शेड्यूल कास्ट समाज के लिए, कि शेड्यूल कास्ट समाज में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और उनको रिजर्वेशन से हटाना चाहिए। ऐसा BR गवई का कहना है, जो करंट CJI है। क्योंकि उनका मानना है कि कोई एक IAS ऑफिसर है, वो SC है, और उसका बेटा और एक मजदूर का बेटा जो कि जनरल कैटेगरी से आता है, उनको हम सेम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका कहना था। तो इसको इसीलिए मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो बीपी मंडल के रिकमेंडेशन आया था, जो उनको इंप्लीमेंट किया था सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, उसको यहाँ पर देखा गया। तो 27% रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया और ये बोला कि 50% से ज़्यादा एक्सीड ना करे रिजर्वेशन, SC का रिजर्वेशन, ST का रिजर्वेशन, OBC का रिजर्वेशन, सब मिला के 50% को एक्सीड ना करे। और क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे लेके आया, और जो 10% का रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली बैकवर्ड को, उसको खारिज कर दिया। इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन है उसको खारिज कर दिया, जो बाद में जाके 103rd अमेंडमेंट से हमें पता है कि जब ये NDA गवर्नमेंट आई तो उसने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया। ठीक है, नहीं ये कहना नहीं है, वो मना कर रहे हैं। अच्छा, वो मना कर रहे हैं? अरे भैया, उनकी स्टेटमेंट है अमरावती में, जो वो स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, अमरावती में उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अभी 2 दिन पहले की बात है। चलो, 50 से ज़्यादा इसलिए नहीं, तो फिर बाकियों के लिए सीट क्या बचेंगे, इसलिए 50 से ज़्यादा रिजर्वेशन 50% से नहीं होना चाहिए। और अगर पिछली बार सीट नहीं फिल हुई है 50%, ठीक है, कम रह गई, तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, नहीं कैरी फॉरवर्ड रूल भी दिया गया था। PIL का जो कॉन्सेप्ट है यूएसए से लिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जो जनहित याचिका होती है, जनहित में कोई याचिका डाल सकता है कोई भी, लोगों के हित में। ठीक है, चलो 17, ये बहुत ही आसान है, ये अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। द स्टेट
and any private individual are prohibited from practicing untouchability. The term untouchability has nowhere been defined in the constitution. कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं है अनटचेबिलिटी. टाइटल के अबॉलिशन की बात करता है, ठीक है. उपाधियों का उन्मूलन 17 किसकी बात करता है, ठीक है. ये छूत अछूत जो चलता रहता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अब ऑब्वियस ही बात है, छुआछूत स्टेट तो करेगा नहीं, है ना. स्टेट तो क्या ही करेगा, स्टेट तो ना के बराबर ही करता है. मेनली तो छुआछूत ये सब जो अनटचेबिलिटी हमें इंडिविजुअल्स के द्वारा देखने को मिलती है ना, कि हम नहीं छुएंगे ये सब. वैसे तो आजकल काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो होती है. तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कुछ अधिकार मैंने आपको बताया ना सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइडेड है, बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी प्रोवाइडेड है. जो 17 उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. टाइटल की अगर बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 18 अबॉलिश करता है कि जो स्टेट है वो टाइटल नहीं दे सकता है. जैसे पहला क्या होता था, लोगों के टाइटल होते थे महाराजा, राय बहादुर, खाने खाना, इस तरीके के जो टाइटल थे, जो हेरिडिटरी टाइटल्स थे, जो हेरिडिटरी टाइटल्स थे, उनको एबॉलिश करना मेन पर्पस था आर्टिकल 18 का, कि ये कोई नहीं ना तो स्टेट दे सकता है ना कोई ले सकता है अपने से, ना तो कहीं फॉरेन से कोई टाइटल ले सकता है. तो नो टाइटल अदर दैन बीन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट. स्टेट कोई भी टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता अदर दैन मिलिट्री और एकेडमिक, यानी कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधि दी जा सकती है, जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल. शैक्षणिक में आ जाएगी डॉक्टर, इंजीनियर. तो अगर कोई अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा है, इंजीनियर लगा रहा है, तो दैट डज नॉट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 18, क्योंकि उसको हेरिडिटरी नहीं, उसको पुश्तैनी नहीं मिला है, उसने उसको कमाया है, उसने उसको अपनी मेहनत से एकेडमिक डिस्टिंक्शन हासिल किया है. तो वो आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं होगा, ठीक है. तो इस तरीके के जो टाइटल होते हैं महाराजा, राय बहादुर, ये सब नहीं लगा सकता है कोई, ठीक है. नो सिटीजन इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री. कोई किसी फॉरेन कंट्री से भी अगर कोई टाइटल मिला तो वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के. नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शैल रिसीव टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. कोई विदेशी भी भारत में रहता है, उसको भी अगर कहीं से लेना है टाइटल विदेश से, तो भी प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना नहीं ले सकता है. ये हो गया हमारा खत्म राइट टू इक्वालिटी. यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए. देन स्टार्ट करते हैं हम अपना आर्टिकल नंबर ये राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार. आर्टिकल नंबर 19 टू 22 ये बात करता है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है ये, ठीक है. 14 हम देख चुके, ये राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे थे, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज थे. 15 हमने बात किया जहाँ पर स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. 15 में डिस्क्रिमिनेशन से मना किया गया था. यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करी जा रही थी. 17 में अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन की बात करी जा रही थी, और 18 में टाइटल के एबॉलिशन की बात करी जा रही थी, ठीक है. अब हम बात करते हैं 19 टू 22 की, जो राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की. सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. आर्टिकल नंबर 19 अभी देख रहे हैं, ठीक है. 19 का क्लॉज 1 है, जो ये बोलता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू यानी कोई संगठन, कोई आप यूनिट बना सकते हो, कोई संघ, कहीं पे भी आप जा सकते हो. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का आपको अधिकार है. ई टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है. जी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कोई भी पेशा, कोई पेशा अपनाना या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना, ये भी आपका अधिकार है. तो 19 क्लॉज 1 में ये आपको कितने अधिकार मिले हुए हैं? 6 अधिकार मिले हुए हैं. कितने अधिकार हैं? 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो ई के बाद जी आ गया है, एफ मिसिंग है. एफ क्यों मिसिंग है? क्योंकि पहले 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में लिखा हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, और इसको हम देख चुके हैं कि इसको 44th अमेंडमेंट से हटाया जा चुका है. तो इसलिए एफ नहीं है, उसके बाद ई के बाद सीधा जी है. याद इसको हम कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए, क्लॉज बाय क्लॉज. जैसे 19 क्लॉज 1 का ये सब क्लॉज है, तो इसको हम याद करते हैं सामरो से. सामरो से कैसे? एस से है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ए से है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एम से है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर से है टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड ओ से है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन.
तो सामरो करके आप इसको याद कर सकते हैं, पूरा सब क्लॉज वाइज भी आपको याद हो जाएगा, 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर इतनी चीज़? ओके। अब बात यह है कि 19 क्लॉज 1 में ये हमें जो 6 अधिकार मिले हुए हैं, ये अपने आप पे रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिले हुए हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मैं बात करूं क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं इनमें, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंध। ठीक है, इनको हम बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 19 क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज ए में मिला हुआ है, उसके रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए 19 क्लॉज 2 में 8 ग्राउंड्स हैं। सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट, ये सब है। यानी आप बोल तो सकते हो, लेकिन देश की अखंडता को वो खतरा नहीं पहुंचा सकते, सॉवरेनिटी को। कैसे? कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भारत की लीक कर दी, ठीक है, आपने देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाया, आपने किसी दूसरे कंट्री को गरिया डाला, उसके साथ हमारे रिलेशंस को ख़राब किया, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ा, पब्लिक ऑर्डर को ऐसे बिगाड़ा कि चलो भैया कल हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा होंगे, कल हम लोग सब यहाँ पर, मतलब आपने दंगे भड़का दिए, तो वो सब आप नहीं कर सकते। और फिर आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये तो मेरा राइट है कुछ भी बोलना। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर सिंपल वो ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो ये नहीं बोल सकते हैं कि हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। उनको आपको पता है जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट इस शो को बंद किया गया, बंद करना पड़ा इन लोगों को, जो रणवीर अलाहाबाद या समय रहना, इन सबको कोर्ट जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? बिकॉज इन्होंने डिसेंसी और मोरालिटी को ख़राब किया, इतने भद्दे भद्दी चीज़ें बोली जिससे कि हमारा जो डिसेंसी और मोरालिटी वो ख़राब हुआ। कंटेम्प्ट, यानी कि जैसे कोर्ट, जैसे आपने सुना होगा भी जो है ना विकास दिव्य कीर्ति दृष्टिया के फाउंडर, उनको बुला लिया गया जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा कि आइए कृपया यहाँ पर और बताइए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, ठीक है। क्योंकि आप कोर्ट को कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आप नहीं बोल सकते। रमेश थापड़ केस में आते हैं अभी, ठीक है। चलो, पिताजी की जामुन भी, क्या, डिफेमेशन की अगर बात करेंगे तो डिफेम भी नहीं कर सकते आप किसी को। कई बार आपने देखा होगा, है ना, यूट्यूब पे कुछ लोग किसी को कुछ भी अंट संट बक के चले जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कुछ भी पब्लिश कर देते हैं। जैसे कि एक बार राहुल गांधी ने बोला सारे मोदी चोर हैं, तो उससे क्या हुआ, काइंड ऑफ उनके खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल हुआ, उनके खिलाफ डिफेमेशन केस उनके खिलाफ फाइल हुआ कि आप डिफेम कर रहे हो आप एक कम्युनिटी को। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे पास तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इंसाइटमेंट, अगेन किसी को उकसा नहीं सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो पॉक्सो एक्ट है ना, पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, तो वो जो एक्ट है वो ये बोलता है कि अगर किसी ने इंसाइट भी किया किसी ऑफेंस के लिए पॉक्सो के तहत, उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी कि उस क्राइम कमिट करने वाले को मिलेगी। बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकता कि हमारा तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली है, देखिए, ठीक है, स्पीच एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हमारा असेंबल, यानी कि कहीं पर भी हम इकट्ठा हो सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, देश की अखंडता है, पब्लिक ऑर्डर को। जैसे कि एक यूट्यूबर का ही चलो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, गौरव तनेजा करके, फिट ट्यूबर शायद उनका, नहीं कुछ तो नाम है, फ्लाइंग बीस्ट नाम है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने मतलब एक मीटअप रखा मेट्रो में, ठीक है, मेट्रो जो स्टेशन होता है वहाँ पर। उसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक ऑर्डर पूरा बेकार हो गया, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो उनको क्या किया गया, जेल, मतलब जेल अब बोले, फिर पुलिस कस्टडी, उनको पुलिस धर के ले गई, उनको पुलिस धर के ले गई। तो ये नहीं बोल सकते ये तो हमारा अधिकार है कि हम कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, असेंबल तो, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब मत करो। पार्क वगैरह में हो जाओ असेंबल कहीं पे, ये खुद का अपना कोई ऑडिटोरियम बुक कर लो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई संगठन आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो 19 क्लॉज 4 में लिखी हुई है, अगेंस्ट सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। संगठन बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हिजबुल मुजाहिदीन बना लिया, उसका एक ब्रांच बना ली भारत में, है खालिस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बना ली। क्यों? क्योंकि वो सॉवरेनिटी को खतरा है भारत की, इसलिए, ठीक है। इस तरीके के एसोसिएशंस नहीं बना सकते हैं जो सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को ख़राब करें। राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस, तो आप देखो ये बात कर रहा है कि आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज आपका डी। और ये बोल रहा है ई वाला कि आप कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, तो कहीं पे मूव कर सकते हैं।
और ये है कि कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं। 19 क्लॉज 5 में इसके रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट एंड एसटी प्रोटेक्शन। मतलब पहली बात तो है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट ये बोलता है कि काफ़ी लोग के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। पहले एसटी वाला बताता हूँ। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे एरिया हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहाँ पर आप बिना आईएलपी के नहीं घुस सकते हैं, इनर लाइन परमिट लिए नहीं घुस सकते हैं आप। काइंड ऑफ जैसे विदेश जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत होती है, वैसे यहाँ पर एंटर करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमें तो जाना है, हमें तो पीओके वाले क्षेत्र में जाना है, ये तो हमारा अधिकार है, वो तो भारत का हिस्सा है, ठीक है। देन इसी तरीके से जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे प्रॉस्टिट्यूट्स जो होते हैं, ठीक है, जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं तो उनको कहीं पे भी हर जगह मूवमेंट अलाउड नहीं है, उनको कहीं पे भी रहना अलाउड नहीं। प्रॉस्टिट्यूट्स की अगर बात करें, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ है वो, ठीक है। कोई भी आप प्रोफेशन कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, लेकिन अगेन पब्लिक इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, स्टेट मोनोपोली, ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं कोई भी धंधा कर सकते हैं कि तो कल खुद का क्लिनिक खोल लिया बिना डॉक्टर की डिग्री के। क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए आप। पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए आपका ऑक्यूपेशन, ऐसा नहीं कि लोगों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं धंधा तो धंधा हुए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हुए। माँ ने कहा था, माँ ने तो कहा था गवर्नमेंट कायदे से कुटाई भी करेगी फिर आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि धंधा कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन धंधा सही होना चाहिए, फालतू का पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। स्टेट मोनोपोली क्या है? स्टेट मोनोपोली का मतलब ये है कि जो स्टेट है वो कई सारे ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में अपनी मोनोपोली डिक्लेयर कर सकता है और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो ये बोल सकता है कि रेलवे में सिर्फ हमारी मोनोपोली रहेगी, तो ये कोई नहीं बोल सकता है मानी अडानी नहीं कि मोनोपोली क्यों रहेगी, हम क्यों नहीं अपनी रेलवे खुद की लॉन्च कर सकते हैं। कहीं कहीं पे स्टेट अपनी मोनोपोली बना सकती है और उसके लिए उसको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे कि राइट टू इंटरनेट आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 के तहत ही आता है। एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऐसा कहा था, जो 2020 में हुआ था, ठीक। हाँ, हैशटैग प्राउड आर पे कुछ बोलिए, क्या है प्राउड आर? बाबा वाला धंधा। उनका फेस देखना भी फंडामेंटल राइट। अच्छा, इसके लिए तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में भी आईएल फाइल करनी पड़ेगी, जैसे कि अनुराधा भसीन जी ने करी। अनुराधा भसीन कश्मीर टाइम्स की चीफ एडिटर थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2000, जब आपको पता है ये इंटरनेट शटडाउन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, आर्टिकल 371 को जब रिपील किया गया, उसके बाद लोगों के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया। अनुराधा भसीन गई कोर्ट, इन्होंने बोला कि क्या सरकार ये जो इंटरनेट का शटडाउन किया, क्या ये हमारा राइट टू फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन का को सस्पेंड नहीं कर रहा है? क्या उसका वोलेशन नहीं है? क्योंकि हम में से काफ़ी लोग खुद को एक्सप्रेस करते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो क्या उसका वोलेशन नहीं है? तो इसको इस पर्टिकुलर केस में, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 में, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि येस, राइट टू इंटरनेट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। यानी कि कहीं लिखा नहीं वहाँ पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑफ अनुराधा भसीन केस में ये आई थी कि इंटरनेट का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। इसी तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन भी एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस हुआ था 1975 में। 1971 में चुनाव हुआ, 1971 में रायबरेली सीट पे इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए राजनारायण हार गए। इन्होंने चैलेंज किया कोर्ट को। उनका ये कहना था कि इंदिरा गांधी ने, इस केस को हम आगे भी डिस्कस करेंगे तो ध्यान से समझ लेना, कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव को जीता है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का यूज़ किया, गवर्नमेंट के पैसे का, गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उसका दुरुपयोग करके उसका उपयोग इन्होंने किया चुनाव जीतने के लिए। और इसके लिए मुझे, इन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि मुझे कुछ प्रूफ चाहिए साबित करने के लिए इस बात को। यूपी गवर्नमेंट ने उन प्रूफ को देने से मना कर दिया राजनारायण को। तो ये कोर्ट गया और कोर्ट से बोला कि क्या मतलब जो सरकार है वो कुछ मतलब देने से बिल्कुल ही मना कर सकती है बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीज़न के? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है सबका, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। और इसी केस की वजह से ये जो केस है ना, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब फिर हम बोल सकते हैं जो राजनारायण जी कोर्ट गए थे अपने हारने के बाद, तो
ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उनको उनका जो इलेक्शन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि इनके फेवर में रूल किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, या फिर सॉरी यूपी गवर्नमेंट, यूपी का जो कोर्ट है उसने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि हाँ इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है और इसलिए उनको प्रधानमंत्री रहने की कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। राइट टू इंटरनेट हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, इसी के तहत आएंगे। इसी तरीके से जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इससे एसोसिएटेड एक केस है रमेश थापड़। ठीक है, रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इनका एक न्यूज़पेपर चलता था रमेश थापड़ का, जिसको कि मद्रास गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि तमिलनाडु में दिख मत जाना चाहिए न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ तो पब्लिश करते रहते थे, एंटी गवर्नमेंट टाइप पब्लिश करते थे। ठीक है, मीडिया का तो काम ही होता है भी कुछ ना कुछ एंटी गवर्नमेंट, मतलब कुछ, वो तो आज की मीडिया है नहीं करती है एंड यू नो द रीजंस। ठीक है, लेकिन तब तो मीडिया करती थी। ठीक है, तो इन्होंने तब भी सरकारों को अच्छा नहीं लगता था, तो इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। तो इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही आती है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि प्रेस के थ्रू कोई खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरीके से सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का था, आईटी एक्ट था, ठीक है, सेक्शन 66A, उसको रिपील किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्रेया सिंघल केस में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, श्रेया सिंघल केस। जब डेथ हुई थी बाला साहब ठाकरे की, तो उस टाइम पे कुछ लड़कियों ने, मतलब क्या हुआ था, पूरा महाराष्ट्र बंद हो गया था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, रोड जाम हो गई थी, सब कुछ, क्योंकि वो सब वो निकल रहा था जुलूस वगैरह। तो कुछ लड़कियों ने ये पोस्ट कर दिया कि भाई ये क्या ज़रूरी है, क्या पूरे राज्य, किसी की डेथ की वजह से पूरे राज्य को रोकना ज़रूरी है? तो फिर उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया, उनके पोस्ट को डिलीट किया गया और उनके खिलाफ एक्शन लिया सरकार ने। श्रेया सिंघल जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थी, वो पहुंची कोर्ट में और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को ही डिलीट मार दिया। ये सेक्शन ये बोलता था कि अगर कोई कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें पोस्ट करता है सोशल मीडिया में, तो उनको जो है उन पे सरकार लगाम लगा सकती है, उन पे एक्शन ले सकती है सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस सेक्शन को ही डिलीट कर दिया इस श्रेया सिंघल केस में। यानी एक तरीके से फ्रीडम दिया ना लोगों को और खुद को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, क्लियर है। 97th अमेंडमेंट ने 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में राइट टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी जोड़ा। हमें पता है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या है कि कोई आप एसोसिएशन बना सकते हैं और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली चीज़ को ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट से, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ को डिलीट किया गया था बाई 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? किनका, शिवेंद्र किनका? ओके 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 ओके, नो सर, चलो अच्छी बात है, किसी कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आते हैं 20 पे, बस 20, 21, 22। 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपने अपराध कर दिया है, ठीक है, आपने अपराध कर दिया, आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। जब आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है तो आपके पास क्या अधिकार है? पहला, नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन द प्रिस्क्राइब्ड बाई लॉ इन फोर्स व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड। बहुत सिंपल टर्म्स में समझो, तुमने आज कोई क्राइम किया, तुमने आज कोई जुर्म किया, क्राइम किया, उसके लिए सज़ा है 2 साल, ठीक है, ट्रायल चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। उसी दौरान मान लो कि आज से हफ्ते भर बाद एक रूल बनता है उसी सेम क्राइम के लिए जो तुमने किया है, जिसके लिए 2 साल की सज़ा का प्रावधान था, ठीक है। हफ्ते भर बाद तुम्हारा ट्रायल अभी भी चल रहा है और हफ्ते भर बाद एक लॉ बन गया कि उस सज़ा, उसके लिए 2 साल नहीं, अब 4 साल सज़ा होगी। तो आपको 2 साल सज़ा मिलेगी या 4 साल? 2 साल।
जब आपने किसी ने क्राइम कमिट किया है, जब किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है, उस टाइम पे उस क्राइम के लिए जो सज़ा होगी वही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। एक चीज़ तुम नोटिस करो, यहाँ बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। स्लैश स्मॉलर तो नहीं लिखा है, स्लैश स्मॉलर तो नहीं लिखा है। मतलब ये है कि अगर कोई कानून कल को ये बन जाए कि नहीं नहीं वो जो जिसके लिए 2 साल सजा थी ना, 2 नहीं 1 साल सजा है, तो एक वाली मिल सकती है। सर नहीं कि एक ही, नहीं नहीं तुम अड़ जाओ, नहीं नहीं अब तो नया कानून आ गया उसमें तो थोड़ी सज़ा कम हो गई है तो हमारी भी कम कर दो, नहीं, मिल सकती है। ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन कम वाला ज़रूरी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि, और ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि नहीं नहीं ज़्यादा वाला नहीं मिलेगा लेकिन कम वाला के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केस में बोला था बस, ठीक है, कि नो एक्सपोज फैक्टो लॉ है, यानी कि आपको जब क्राइम किया है उस टाइम पे जो सजा का प्रावधान था उतनी ही सज़ा मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी कोई नया कानून बन गया और उसमें ज़्यादा सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। समझ रहे हैं, कम ज़रूर हो सकता है। नो डबल जियोपार्डी, दोहरा संकट नहीं, यानी कि आपको एक क्राइम की एक ही बार सजा मिलेगी। अ पर्सन मस्ट नॉट बी पनिश ट्वाइस और मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। ऐसा नहीं कि आपने कोई क्राइम किया, आपने कोई चोरी करी और आप सजा जेल काट के आ गए, फिर से पुलिस वाला बोले चलो भैया फिर से आ जाओ जरा, बहुत तुम उछल रहे हो ना। मतलब तुमको अगर जेल जाना है तो फिर से क्राइम करो तुम, उसी क्राइम के लिए तुमको 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्मदोष नहीं। अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ, यानी कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध जानकारी देने या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बट हैव टू सबमिट ब्लड स्पेसिमेन और थंब इम्प्रेशन, यानी लेकिन यदि पूछा जाए तो उसे रक्त का नमूना या अंगूठे का निशान देना होगा। मैंने क्या बोला, 20 क्या बात करता है, आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है तो आपको क्या अधिकार मिले हुए हैं। तो पहला अधिकार, ये ऑर्डर में याद करना क्योंकि क्लॉज बाय क्लॉज पूछता है कभी कभी। तो पहला अधिकार ये है कि क्राइम के लिए आपको ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस टाइम पे जो आपने क्राइम किया उस टाइम पे जो सज़ा का प्रावधान था वही मिलेगी। दूसरा, एक क्राइम की 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। और तीसरा बोलता है आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब समझो क्या है इसका। कई बार होता है कि पुलिस कस्टडी में पिटाई होती है, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी अलग होती है, पुलिस कस्टडी अलग होती है, ठीक है। पुलिस कस्टडी में आप लॉकअप पे रहते हैं, हिरासत में रहते हैं, और जुडिशियल कस्टडी में आपको जेल भेजा जाता है। समझ रहे हैं आप, समझिए इसमें अंतर। पुलिस कस्टडी में आप लॉकअप पे रहते हैं और जुडिशियल कस्टडी में आपको जेल भेजा जाता है। जब जेल भेजा जाता है तो पुलिस ऐसे ही आपको मिलने नहीं आ सकती, बिना कोर्ट की परमिशन के आपको पुलिस जेल में मिलने नहीं आ सकती। लॉकअप तो है, होता ही पुलिस का है, जेल नहीं होती पुलिस की, ठीक है। खैर, तो कई बार ऐसा होता है लॉकअप में दबा के पिटाई होती है, अगले दिन मान लो पुलिस को पता है कि कोर्ट के सामने पेशी है, तो पता है कबूल कर अपना क्राइम, कबूल कर अपना क्राइम। करेगा कि नहीं करेगा, कल करेगा कि नहीं कोर्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, आप ज़्यादा समझ में आएगा, सो रहे विद्यार्थी उठ जाएंगे अभी, ये आप हैं और ये आपकी भाग चलते हैं इस दुनिया से, मतलब इस समाज से, ये समाज हमें जीने नहीं देगा, चलो भैया भागो 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 भागो। इन मैडम के फैमिली वाले यहाँ पे स्कॉर्पियो से मिल गए, ठीक है, ठीक है। ये मैडम, अरे तुम मैडम स्कॉर्पियो के अंदर, स्कॉर्पियो से काफ़ी लोग निकले, कहाँ बेटा कहाँ, इन तुम्हारे लिए एक अलग से व्यवस्था कराई गई गाड़ी की, ओमनी की, उसमें भर के जो तुमको ले जाएगा, ठीक है। मैडम अपना सेफली घर पहुंच गई हैं, ठीक है, आराम से सो रही हैं, तुम्हारी यहाँ बेल्टों से कुटाई हो रही है, ठीक है। थाने ले जाया गया तुम्हें, थाने में पेड़ में बांध के, समझ रहे हो, पेड़ था, थाने के बाहर पेड़ भी है पूरा तुमको फील देंगे, चिंता मत करो। थाने के बाहर एक पेड़ है इमली का, उस इमली के पेड़ में बांध के तुम्हारी जम के हो रही कुटाई, दबा के, और बेल्टों से कुटाई हो रही है। और पुलिस बोल रही जब कोर्ट में पेशी होगी ना, बोल देना कि बेटा हम ही ने जो है इसको भगा के ले गए थे, हम इसको किडनैप कर रहे थे, कोई प्यार मतलब ऐसा कुछ नहीं था, इसको हम किडनैप करके ले जा रहे थे, बोलोगे हाँ। तो क्या करेगा बेचारा, अब इतना कोई भी पिटेगा तो बोल देगा कि हाँ यार ठीक है कबूल कर लेंगे। तो जब ये कबूल करेगा कोर्ट के सामने तो कोर्ट बोलेगी बिल्कुल नहीं, इट इज़ अप टू पुलिस कि तुम प्रूव करो कि ये क्यों गिल्टी है, ठीक है। वो उसका खुद का बयान नहीं माना जाएगा। तो ये बोलता है 3
किसी को, ठीक है, खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। कोई अगर खुद का क्राइम कमिट भी करेगा तो इट इज़ अप टू पुलिस टू प्रूव इट कि उसने क्राइम किया है नहीं किया है, ठीक है। मेरा फ्यूचर क्यों दिख रहा है सर, बहुत मारा बस अब तारों के शहर में, हाँ ले चलें तुझे तारों के शहर है, और फिर थोड़ी देर में वो तारे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा भगाना तभी जब फुल कॉन्फिडेंस हो, ओके। क्लास में मल्टीपल साइड बाई सीख देता रहता हूँ तुमको, वैसे अब तुम पे डिपेंड करता है तुम लो ना लो। तो खैर ये चीज़ समझ में आई आपको, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। आप अपना ब्लड स्पेसिमेन देने से मना नहीं हमको हमारे खिलाफ गवाह नहीं। भैया ब्लड स्पेसिमेन जैसे तुमको बोल के मार पीट के तुम्हारा बयान तो बदला जा सकता है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बदला जा सकता है क्या क्यों भैया, तुमको मार पीट के तुम्हारा ब्लड ग्रुप बदला जा सकता है क्या? फोर्सफुली नहीं। तो फिर ब्लड स्पेसिमेन सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वॉलेशन नहीं है, तो ब्लड स्पेसिमेन आपको देना पड़ सकता है। आपके अंगूठे का निशान तो बदला नहीं जा सकता है, तो थंब इंप्रेशन भी, ठीक है। अब बात ये आई, एक बार सेल्वी केस हुआ, सेल्वी केस बोलते हैं उसको उसमें जो आपने सुना होगा ना, नारकोटिक सुना आप लोगों ने, कुछ तो दिया जाता है, ठीक है, कुछ तो लिक्विड होता है, उसको मतलब दे दिया था नारकोटिक्स में, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे क्या बोलते हैं उसको, मतलब जहाँ पे किसी को अनकॉन्शियस करके उसकी वो लिए जाते हैं, नारकोटिक्स ही तो इस तरीके कुछ बोलते हैं उसको, नार्को टेस्ट, ठीक है, नार्को टेस्ट, ओके, नार्को टेस्ट उसको बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या दिया जाता है, एक लिक्विड आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, देन पूछा जाता है बता बेटे कहाँ छुपा के रखा है उसको, बता, ठीक है। अभी तक तुम्हें जम के सुताई करी, तुम एकदम ठहरे अडेक, बताऊंगा तो नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। फिर नार्को टेस्ट किया गया, तुमने बोला वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं वो ठीक है, मतलब तुमने बोला कि हाँ हाँ मैंने मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो किडनैप किया था और उसको मैंने वहाँ छिपा के रखा हुआ है, वो जो है पीछे गली है, गली के पीछे कोठरी है, वहीं पे वो बंद करके रखा हुआ है उसको, ठीक है। तो कोर्ट का ये कहना था कि जब बात यही कि नार्को टेस्ट को क्या सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वॉल्यूशन माना जाएगा नहीं माना जाएगा, तो सेल्वी केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखो नार्को टेस्ट को किसी के खिलाफ गवाह के तो मतलब उस तरीके से पेश नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगेन इट इज़ अ वॉल्यूशन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नार्को टेस्ट को एविडेंस बना के पुलिस किसी को ये नहीं बोल सकती है कि दोषी है, कि इसने सर इसने खुद बोला था हमने नार्को टेस्ट किया था, आप देख लो वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरी हमारे पास, इसे खुद बोल रहा है कि हमने किडनैप किया था, ऐसा कुछ नहीं था, रिलेशनशिप वगैरह कुछ नहीं था, हमने किडनैप किया था, कोर्ट उसको नहीं मानेगी। तो क्या नार्को टेस्ट आजकल होते नहीं क्या, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल होते हैं, मतलब है, क्या मतलब है। इसने एक दूसरी भी चीज़ बोली थी कि हमने उसको वहाँ छुपा के रखा था पीछे गली में कोठरी में, तो भाई पुलिस जा सकती है ना वहाँ पे, नहीं नहीं उसने बोला था और हम तो जा ही नहीं सकते कोर्ट, भाई जा तो सकते हैं ना, कोर्ट वहाँ जाएगी, और अगर वहाँ पे मिल गई मान लो जिसको भी इसने रखा था, ठीक है, बंदी बना के मान लो जैसे भी रखा था, तो उसके लिए तो यूज़ किया जा सकता है ना, यानी कि उस केस में सहायता प्रदान कर सकता है नार्को टेस्ट, कि हाँ मैंने किसी को यहाँ पर किडनैप करके, हाँ मैंने मर्डर करके बॉडी को वहाँ छुपा दिया था, तो पुलिस वहाँ जाएगी देखेगी हाँ यार ये तो पुलिस थाने के नीचे इसने तो छुपा रखा है, 2 अक्टूबर के दिन इसने खोदा है और 2 अक्टूबर के दिन इसने पुलिस थाने के नीचे गाड़ रखा है, बड़ा मतलब विमल खा खा के इसकी बुद्धि भी एकदम तेज हो गई है। तो इससे में 2 सीख मिलती हैं, विमल तो खाना ही है, लेकिन दूसरा ये है कि सेल्वी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नार्को टेस्ट को किसी के खिलाफ एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, वो केस में एड के तौर पे एक्ट कर सकता है, लेकिन किसी के खिलाफ ये यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सब ब्लू ड्रम वाली घटनाओं के बारे में बताओ, हाँ सारा बता दें तुमको, हैं देख ली सर मूवी, हाँ देखो तुरंत दृश्यम है, विमल पगलू विमल पगलू, चलो भाई, दृश्यम। चलो बात है आर्टिकल नंबर 21 पे, अनुच्छेद 21, ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ
एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोरो किया जापानी, ये आर्टिकल नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब ये किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ का मतलब क्या है, देखो अभी तुमको समझ में आएगा आसानी से। एक केस हुआ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे, गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था एक, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था। देखो जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ कुछ सफ़ेद सफ़ेद होता है, देखना ये देखो, देखना अभी नहीं हो रहा है, लगता सुन लिया भाई ने, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है एक था 1950 का, 1950 का, तो उसके तहत इनको धर लिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आप क्राइम ऐसा सरकार को लग रहा है कि आप क्राइम कर सकते हो, जैसे कि बहुत लोगों को धरा जाता है। आर्टिकल नंबर 370 को जब रिपील किया गया था जम्मू कश्मीर में, बहुत लोगों को धरा गया, पॉलिटिकल लीडर को। क्यों धरा गया, कि ये लोग दंगे भड़का सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं, इसलिए इनको धर लिया गया। तो इसी तरीके से गोपालन को धरा गया 1950 में, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत। इन्होंने इसको चैलेंज कर दिया, इस एक्ट को, इस लॉ को चैलेंज कर दिया कोर्ट में, और कोर्ट से बोला क्या चल रहा है भैया, हमने तो कुछ किया हुआ भी नहीं है, कुछ भी कर सकता है क्या, ये तो हमारे राइट टू लाइफ का वोलेशन है, ये तो हमारा पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का वोलेशन है। हम लिबर्टी का मतलब क्या, फ्रीडम, ये तो उसका वोलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं चलता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ चलता है। आर्टिकल 21 में ये लिखा है कि किसी को भी उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट, अपवाद है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर लॉ को फॉलो करके, प्रोसीजर को फॉलो करके कोई लॉ बनाया गया है, वो आपके अधिकारों को छीन सकता है, लाइफ, राइट टू लाइफ को छीन सकता है। ये जो लॉ है ये प्रोसीजर फॉलो करके ही बना है। क्या प्रोसीजर होता है लॉ का, अगर यूनियन का लॉ है तो वो लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए, और प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना चाहिए, राष्ट्रपति की सहमति मिलनी चाहिए। क्योंकि ये लॉ ने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है तो वो आपके राइट टू लाइफ को छीन सकता है। लेकिन एक गोपालन ने बोला कि ठीक है, लॉ प्रोसीजर तो फॉलो किया गया है, लेकिन आप खुद देखो ना, आपको दिख नहीं रहा कि कितना ये अनजस्ट है लॉ, कहीं से फेयर दिख रहा आपको, ये कहीं से रीजनेबल नहीं, वो तो है, लेकिन वो चीज़ें जो आप बोल रहे हैं वो अमेरिका में अच्छी लगती हैं, क्योंकि वहाँ चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो A.K. गोपालन को कोई रिलीफ नहीं मिली। तो इससे आप ये समझिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब। लेकिन फिर एक केस हुआ मेनका गांधी केस का, 1900, ठीक है, 67 नहीं 78 का ही केस है, ठीक है, 1978 का। फैटमैन से भी आप जरा करेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है, जो मेनका गांधी केस है, तो ओके 1978 इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, ठीक है, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। जब इन्होंने पूछा कि जो पासपोर्ट एक्ट है आपने उसके तहत पासपोर्ट जब्त किया, उसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न है, क्यों जब्त किया, तो सरकार का कहना था वो हम नहीं बताएंगे, कोई रीज़न नहीं, हमने कर लिया सो कर लिया। ये गई कोर्ट, इन्होंने पूछा कोर्ट से, ठीक है, हे कोर्ट तुम मुझे पथ प्रदर्शित करो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या बिना कोई रीज़न के ये मेरे अधिकारों को छीन सकते हैं, और क्या विदेश जाना, क्योंकि मुझे विदेश जाना है, क्या विदेश जाना, राइट टू मूव अब्रॉड, आर्टिकल नंबर 21 के तहत एक राइट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, क्योंकि महिला थी, क्योंकि ये पुरुष थे और क्योंकि ये महिला थी, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना अपने को, तो क्योंकि ये महिला थी तो महिला होने के नाते पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, कि इंडिया में सिर्फ हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रखा, और ये बोला कि प्रोसीजर तो फॉलो करना ही करना है, प्रोसीजर को तो फॉलो करना ही करना है लॉ बनाते हैं, बट लॉ शुड ऑल्सो बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने लॉ तो बना दिया, लेकिन कई बार या तो आप 14 का वोलेशन कर देते हो इक्वालिटी का, या किसी के 19 का वोलेशन कर देते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, या डायरेक्टली 21 का कर देते हो। तो 14, 19, 21 ये तीनों साथ चलते हैं,
ये तीनों साथ चलते हैं, इनको हम इन साइलोस नहीं देख सकते हैं, अलग अलग नहीं देख सकते हैं, इनको एक साथ हमें देखना पड़ेगा कि अगर 21 में आप प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उस प्रोसीजर को फॉलो करते करते आप 19 या 14 का वॉल्यूशन किए दे रहे हैं तो फिर वो 21 का भी वॉल्यूशन होगा, क्योंकि तीनों कॉन्टिन्यूटी साथ में रहेंगे। तो यानी कि 20 ये AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया और सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तक स्टिक रहा। इसमें इसने ब्रॉड व्यू लिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि एक यूएस का कॉन्सेप्ट उसको इंट्रोड्यूस किया। समझ में आई कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल भी होना चाहिए। AK गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख के बोला, वही चीज़ जब हम पूछने आए थे तो तुमने तो बोल दिया था नहीं, अब तुम बोल दिए कि नहीं नहीं जस्ट फेयर रीजनेबल होना चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। खैर, तो आर्टिकल 21 जो है ना बहुत डीप है, जैसे कि इसमें राइट टू लाइवलीहुड भी है, राइट टू प्राइवेसी है। प्राइवेसी ये केस पुट्टास्वामी केस में बोला गया था, केस भी पूछ सकता है आपसे, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा केस पुट्टास्वामी केस में, ठीक है। ये इसको आधार केस भी बोलते हैं। तो जब आधार को रोल आउट किया गया था इंडिया में तो केस पुट्टास्वामी पहुंचे कोर्ट और उन्होंने बोला कि ये तो हमारी प्राइवेसी का वॉयलेशन है, तो क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है? तो कोर्ट का कहना था बिल्कुल है, राइट टू प्राइवेसी जो है, ठीक है, राइट टू जो प्राइवेसी है यानी कि प्राइवेसी को क्या बोलेंगे हिंदी में, गोपनीयता, ठीक है। तो गोपनीयता का अधिकार ये एक फंडामेंटल राइट है। भले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार प्राइवेसी को वॉलेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक ग्रेटर गुड के लिए है, एक ग्रेटर कॉज के लिए है, तो वो वॉलेट नहीं कर रहा, लेकिन प्राइवेसी वाला है आर्टिकल 21 के तहत। इसी तरीके से ये अभी देखो केस पुट्टास्वामी केस है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक ओल्गा टेलिस केस हुआ था, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इस केस में क्या हुआ था, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जितने लोग साइड में रह रहे थे, थोड़े झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बोला खाली कर देना, नहीं आके गिरा डालेंगे सब कुछ, धमकी दे दी थी। ओल्गा टेलिस एक सामाजिक कार्यकर्ता, कोर्ट गई, PIL फाइल करी उन्होंने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। ये 1985 की बात है, 1985। कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइवलीहुड यानी कि रहने का अधिकार, आप किसी के लाइवलीहुड को नहीं छीन सकते हैं इस तरीके से। तो राइट टू लाइवलीहुड ये आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए यहाँ पर जीत हुई ओल्गा टेलिस जी की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग हमारे लिए कितना काम करते रहते हैं बिना किसी क्रेडिट के, है ना, तो हमें उन्हें थैंक्स करना चाहिए। देन एक केस हुआ आपका हुसैन आरा खातून केस, ये 1978-79 का है, खातून केस, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बहुत लोग जेल में भरे पड़े हैं, कोई ट्रायल चला ही नहीं है, भरे पड़े हैं, 4 साल से 5 साल से बेचारे जेल में पड़े हैं, अभी तक ट्रायल शुरू तक नहीं हुआ है। और अगर ट्रायल चले तो पता चले कि भैया उनको मैक्सिमम 6 महीने की जेल, साल भर की जेल बस, लेकिन वो 5 साल से जेल में बंद है क्योंकि ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। कोर्ट ने बोला ये सुनो, जहाँ इतने लोग बंद हैं सबको पहले तो निकालो जेल से, सबको निकालो जेल से, कोई इस तरीके से जेल में नहीं रहेगा और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तो स्पीडी ट्रायल कहाँ से आता है, हुसैन आरा खातून से। प्राइवेसी वाला कहाँ से आता है, पुट्टास्वामी से। इंफॉर्मेशन वाला यहाँ भी 19 में भी हमने देखा था, राइट टू इंफॉर्मेशन राजनारायण केस से। सोने का अधिकार है आपको, राइट टू हेल्थ का अधिकार है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी का अधिकार है, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का अधिकार है। भैया आर्टिकल नंबर 21 में इतने अधिकार हैं तो क्या ही हम बताएं तुमको, ठीक है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी अधिकार है, ठीक है। आप ये समझ लो कि राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू इलेक्ट्रिक नॉइज पोल्यूशन से भी, जैसे रात में आपने देखा होगा आजकल सालक का टाइम चल रहा है, टी 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 रात में चालू हो जाते हैं। भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें, अब जब मैं पढ़ाई किया करता था परेशान था मैं। ये जो सर्दी, जैसे अभी तो सर्दियों में तो चलो उतना दिक्कत नहीं होती, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। गर्मियों में क्यों दिक्कत होती थी, नीचे लग रही है गर्मी तो ऊपर जाते थे छत में पढ़ने, ठीक है। छत में रात में भी थोड़ा बहुत जैसे पढ़ लिया, लैंप वैम्प जला के, वो जो आती थी LED लाइट, याद है तुम लोगों को, इस तरीके की एक LED लाइट आया करती थी चार्जिंग वाली, इसमें इस तरीके की एक रॉड लगी होती थी अंदर और
कवच लगा होता था एक ग्लास का तो है ना, इस तरीके की होती थी। खैर, तो मतलब ये होता था। और फिर रात में सोते भी गर्मी में ऊपर ही थे, और भाई दिमाग ख़राब कर देते थे। तो मैंने कई बार किया मतलब पुलिस में कॉल। भाई पुलिस वाले पता है क्या करते थे? पुलिस वाले मेरे से पूछते थे, रहते कहाँ हो, बताओ हो कहाँ पे तुम। मैंने कहा भाई मैंने किसके खिलाफ किया वो देखो ना, उसका बंद कराओ। ये 10 बज रहे हैं, उसके बाद आप कैसे, मतलब अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले भी किया था कि भाई 10 बज रहे हैं, 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है ये सब करना। वो क्या करते हैं, वो साले जाते हैं गेस्ट हाउस में दबा के खाना बेलते हैं, फिर आपका नंबर उनको देते हैं कि भैया इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही, ज़रा बात कर लेना, हम चले खाना पीना खा के। ये हालात हैं। तो खैर होता तो ही, अधिकार तो हमारा मिला हुआ है, लेकिन अधिकार इतनी जल्दी मिलते कहाँ हैं हम लोगों को। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल नंबर 21 का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। हेल्थ, शेल्टर, पीटीआर, इन्फॉर्मेशन, स्लीप, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, ठीक है, बेटर एनवायरनमेंट, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन के अगेंस्ट, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन, राइट टू रेपुटेशन है, रेपुटेशन का भी आपको अधिकार है, राइट टू हियरिंग, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, यानी कि आपकी पब्लिक हैंगिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। मृत्युदंड तो है, लेकिन सबके सामने मृत्युदंड नहीं मिल सकता। मृत्युदंड से भी एक केस याद आया, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये आदमी जो है बच्चन सिंह, इसमें भाई अमिताभ बच्चन को मतलब पेट लेना, ये बड़ा खतरनाक आदमी था। ये आदमी बड़ा खतरनाक आदमी था। इसने क्या किया, कुछ मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करी, जेल से छूटा, फिर अपने एक रिलेटिव के यहाँ रहने लगा। रिलेटिव्स को लगा ठीक है सुधर जाएगा धीरे धीरे, लेकिन ये सुधरा नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया, उन्हीं रिलेटिव्स के यहाँ जहाँ रहता था, ठीक है, हाँ तो ड्राइंग कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। और ड्राइंग के बारे में मैंने तुमको बोला था ना शुरू में, विराट कुमार, कि एक अच्छे मैन की खासियत वही होती है जो, हाँ ठीक है। तो बच्चन सिंह ने क्या किया, अपने रिलेटिव्स को, उस रिलेटिव की वाइफ को, बच्चों को, सबको मार डाला रात में, सबको, सबकी हत्या कर दी इस आदमी ने। देन ये बात कोर्ट्स में गई, ठीक है, पंजाब कोर्ट में, हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई। सुप्रीम कोर्ट में ने फिर 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें कि जो चीफ जस्टिस थे शायद उस टाइम पे, जो DY चंद्रचूड़ थे ना, पिछले वाले चीफ जस्टिस, उनके फादर भी उसमें थे, PN भगवती थे। तो उनमें वहाँ पे जजमेंट आई कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जानी चाहिए, ऐसा बच्चन सिंह केस में बोला था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जानी चाहिए, ऐसा उसमें बोला था। और क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, हे भगवान, ये नहीं है तो फिर क्या है बंदे ने सोते हुए लोगों की 4-5 लोगों की हत्या कर डाली, और कोर्ट का कहना था वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, इसलिए उसको लाइफ इम्प्रिजन मिलना चाहिए, डेथ सेंटेंस नहीं। और यहाँ तक कि जो डिसेंटिंग जज थे, जो डिसेंटिंग का मतलब होता है जो विपक्ष, मतलब जो फेवर में नहीं थे, 4-1 का डिसेंटिंग मतलब वो आया था, तो 1 जो थे वो PN भगवती थे। उन्होंने बोला था कि कैपिटल पनिशमेंट को, इसको तो हटा ही देना चाहिए 21 से, क्योंकि ये राइट टू लाइफ का वॉयलेशन है, ऐसा PN भगवती का कहना था, जो डिसेंटिंग जज थे। खैर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बात आई कि क्या राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, राइट टू डेथ के इक्वल भी है क्या? ये राइट टू डेथ क्या होता है, अभी तुमको समझ में आएगा राइट टू डेथ होता क्या है, ठीक है। राइट टू मरना कौन चाहेगा, है ना, आपको ये लग रहा होगा मरना कौन चाहेगा। तो एक नर्स थी जिनका नाम था अरुणा शानबॉग, अरुणा शानबॉग, ठीक है। अरुणा शानबॉग ये एक काइंड ऑफ डॉक्टर आप बोल सकते हैं, नर्स थी ये, ठीक है। तो इन पे किसी ने जानलेवा हमला किया। इनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, और इन पे किसी, इनके हॉस्पिटल वाले ने ही हमला किया बड़ी जोर का। इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसको छुट्टी वगैरह कुछ तो नहीं दी थी, ठीक है। वैसे केस, ये अरुणा शानबॉग केस है 2011 का, लेकिन ये बहुत पुराना केस है जब इन पर हमला हुआ था, ठीक है। 1973 का केस है, 1973 का, ठीक है। जब इन पे, ठीक है, एक आदमी ने हमला किया, इन पे सिर पे रॉड मार दी। जब रॉड मारी इन पे, तो इस तरीके से हिट हुई रॉड कि ये डेथ तो नहीं हुई इनकी, लेकिन डेथ से बदतर मतलब इनकी ज़िंदगी उसने बना दी। शी वॉज कम्प्लीटली इन दी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, जिसको हम बोलते हैं कि इनको कोई ना कोई हमेशा हेल्प करने के लिए चाहिए। शी लॉस्ट ऑल हर कॉन्शियसनेस, कुछ मतलब पूरा कॉन्शियसनेस चला गया इनका, और कम्प्लीटली एकदम डिसेबल टाइप हो गई, और इनको कोई ना कोई चाहिए। 37 साल बाद, 37 ईयर्स बाद, एक
जर्नलिस्ट थी, एक एक्टिविस्ट थी पिंकी विरानी, उन्होंने एक पीआईएल फाइल करी इनको मौत देने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो इनकी कंडीशन है वो मौत से बदतर है। 37 साल हो गए इनको में रह रहे और इनकी तो अब एज भी इतनी हो गई है, तो क्यों इन पर इतना वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हियर किया। इनकी जो देख रेख कर रही थी नर्स, उनकी भी यहाँ पे वो ली गई कि आपका क्या कहना है इसमें। तो उन्होंने बोला कि जब हमें कोई दिक्कत नहीं है उनकी सेवा करने में, अरुणा शानभोग की, तो इनको क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वी आर अगेंस्ट इट। इसको बोला जाता है यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब होता है किसी को मारना, क्योंकि वो बहुत दर्द में है, कोई कराह रहा है दर्द से, तो उसको मारना। दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब है कुछ तो दे देना, इंजेक्ट कर देना बॉडी में कि वो मर जाए आदमी। पैसिव का मतलब ये है कि लाइफ सपोर्ट हटा लेना, जिस वजह से वो जिंदा है, ऑक्सीजन का मास्क, मान लो मास्क लगा हुआ, उसी को हटा दो। तुम उसको कुछ कर नहीं रहे हो, तुमने लाइफ सपोर्ट को हटा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव यूथनेशिया। तो अरुणा शानभोग केस में, और फिर फर्दर एक और केस हुआ था, कॉमन कॉज केस जिसको बोलते हैं, कॉमन कॉज केस, अब ज़्यादा डिटेल में उसके नहीं जाएंगे, 2018 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पैसिव यूथनेशिया परमिटेड है इंडिया में, एक्टिव नहीं। किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं मार सकते हैं, पैसिव लेकिन वाला वो, ठीक है। पैसिव यूथनेशिया जो इल पेशेंट्स हैं उनके लिए वैलिड है, और वो भी तब जब उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनकी अगर परमिशन मिल जाएगी तब। ठीक है, तो ये यूथनेशिया अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अभी 21A पे आते हैं। ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है, नहीं शिक्षा की। 11:11 हो चुके हैं। ठीक है, चलो भाई, तो 11:11 हो चुके हैं, और बस 11 दूनी 22। ठीक है, 22वें आर्टिकल पे हम आने ही वाले थे कि 21A बीच में आ गया। 21A, 21 और 22 के बीच में 21A है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसको हमने किसी अमेंडमेंट से जोड़ा होगा, क्योंकि अगर अमेंडमेंट से ना जोड़ा होता, ओरिजिनली पार्ट होता, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में 21 के बाद 22 में जोड़ते हैं उसको। तो इसको 86th अमेंडमेंट यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके थ्रू जोड़ा गया, जहाँ पर 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया। किस तरीके की शिक्षा? प्राइमरी एजुकेशन, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा है उसका अधिकार दिया गया। सेकेंडरी एजुकेशन का अधिकार नहीं है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। 21A ध्यान रखिएगा। 86 अमेंडमेंट 2002 सेट किया गया। आज का आखिरी आर्टिकल अनुच्छेद वो है 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको धर लिया गया है, आपकी अरेस्ट हो गई है, तब आपके पास क्या अधिकार है। अब धरा आपको दो तरीके से जा सकता है, या तो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन हो सकता है या प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। प्यूनिटिव का मतलब यह है कि आपने क्राइम कमिट कर दिया है, उसके बाद आपको धरा गया है। आप क्राइम कमिट कर सकते थे, इसलिए आपको धरा गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी मैंने आपको बताया भी था, वो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाले केस में, कि जैसे जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब भी इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत लोगों को जेल में रखा गया, फिर हाउस अरेस्ट किया गया, इसलिए ताकि वो क्राइम कमिट ना कर सकें। अब इसमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, तो अधिकार अलग अलग तरीके के हैं। अगर किसी ने क्राइम कमिट, मतलब 22 की बात कर रहा हूँ, यानी अगर किसी ने क्राइम कमिट कर दिया है तो उसके पास क्या अधिकार है। पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको बताया जाएगा, राइट टू इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि उसको अरेस्ट किया क्यों गया है, कारण क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई अरेस्ट करे तो आप पूछ सकते हो कि भाई क्यों अरेस्ट किया है। ठीक है, ये मत करना बेटा, नहीं पुलिस वाला पहले डंडा मारेगा तुमको। चल बे, बड़ा आया राइट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पूछना इसका। आर्टिकल 22 क्या पढ़ लें, थोड़ा बहुत हमको सिखा रहे हैं। चलो तुमको थाने में बताते हैं वो क्यों अरेस्ट किया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कोर्ट जो पुलिस है कस्टडी के दौरान कुछ भी मारपीट नहीं कर सकती है। ऐसा एक और केस हुआ था DK बासु। ठीक है, तो DK बासु गाइडलाइंस निकली थी। ठीक है, DK बासु एक एडवोकेट थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट की, उसमें गाइडलाइन निकली थी कि पुलिस जो है पहले अरेस्ट मेमो जारी करेगी, उसको बताएगी, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसमें भी आया था DK बासु की गाइडलाइंस में, कि उसको बताया जाएगा इंडिविजुअल को कि क्यों अरेस्ट किया गया उसको। ठीक है, उसके रिलेटिव्स को किसी ना किसी को नोटिफाई किया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं रह रहा है अगले धर के चले गए, ले गए उसको। अच्छा बेटा, तुम ही थे ना वहाँ प्रोटेस्ट में, SSC के प्रोटेस्ट में, आओ बेटा मुखर्जी नगर से तुमको धर लिया गया, तुम्हारे घर वालों को पता ही नहीं कि तुमको धर लिया गया, तो रिलेटिव्स को बताना ज़रूरी है।
एक डायरी में एंट्री करनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें डी के बासु केस जो हुआ था, डी के बासु गाइडलाइन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। खैर, तो राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब ये है कि आपको एक वकील दिया जाएगा। आपको अधिकार है कि आप कोई भी खुद का वकील कर सकते हैं, और नहीं आपके पास वकील तो आपको वकील करके दिया जाएगा। आप देख लो अजमल कसाब का जो केस था, अजमल कसाब तक को वकील दिया गया था। समझ रहे हो, भारत में कानून, अजमल कसाब जो उसको साफ दिख रहा है कि ये आतंकी है, उसको भी खुद को रिप्रेजेंट करने का अधिकार दिया गया कि तुम भी खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो। पाकिस्तान से तो क्या है वकील लेके आओगे, ठीक है, और जन्नत में तो बाद में जाओगे, लेकिन वकील तो तुमको यहीं करना करके देना पड़ेगा ना। तो लो वकील, तो वकील भी यहाँ पे किया गया और उसने उसको डिफेंड भी किया। वो बात अलग है कि उसको जन्नत मिलने से वो बचा नहीं पाया वकील। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? ताकि वो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में डीएम नहीं, मजिस्ट्रेट का मतलब है जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ इसके अरेस्ट को रखो, तो ही अरेस्ट को रखा जाएगा, उसको बंदे को रखा जाएगा, नहीं तो 24 घंटे के अंदर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज नहीं किया है उसके डिटेंशन को, तो ठीक है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरे पापा एडवोकेट हैं, तुम्हारे पापा एडवोकेट हैं विशाल शर्मा, तो कुछ फ़ायदा वायदा हमें भी पहुँचाओ, हमारे तो केस वेस थोड़े से चल रहा है। हाँ चलो भाई, ओके। जज साहब, जज साहब, केस पर केस, कितने केस होंगे, बस ख़त्म। ठीक है, तो ये हमें मिलते हैं अगर आपको अरेस्ट किया गया प्यूनिटी डिटेंशन में, मैंने क्राइम कर दिया है तो ओके। और अगर मान ले प्रिवेंटिव डिटेंशन पे आप क्राइम कर सकते हैं तो अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी है आर्टिकल नंबर 20 में, एक चीज़ थोड़ा सा बतानी है ध्यान, ठीक है, बस 1 मिनट की चीज़ है वो, तो मुझे याद दिलाना, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या अगेन, इसमें क्या आपको अधिकार मिले हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो इसमें भी आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताए जाने चाहिए, अनलेस कि वो बहुत ही पब्लिक सेंसिटिव, पब्लिक इंटरेस्ट में बड़े सेंसिटिव चीज़ें जो आपको नहीं बताई जा सकती हैं, वही, नहीं तो वही आपको बताया जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। एक तो अगेन आपको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताए जाएंगे कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, ठीक है, ये एक तो बताया जाएगा। देन यहाँ पे भी वही है कि शुड बी ऑफर्ड, यानी कि जिसको अरेस्ट किया गया है ही शुड बी ऑफर्ड या अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, यानी कि वही अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट, वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि वो खुद की बात रख सके, खुद की वो बात रख सके, तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर जो अधिकार है वो ये है कि उसको 3 महीने से ज़्यादा धरा नहीं जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड में, क्योंकि उसने क्राइम किया नहीं है, आपको शक था तो ठीक है कर लो कुछ टाइम के लिए, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं। सिर्फ तभी किया जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा अनलेस, मतलब एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जजेस अप्रूव्स एन एक्सटेंशन, एक अगर हाई कोर्ट का ये पूरा एडवाइजरी बोर्ड अगर बैठता है, ठीक है, तो वो अगर बोले तो उसी को उसी केस में एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड किया जा सकता, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आई नो आपके मन में डाउट आएगा 20 और 22 को लेके। जो 20 हमने पढ़ा था वो क्या था कि नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, यानी कि जो आपने क्राइम किया है उस टाइम पे जो सजा है वो, ठीक है, यानी कि कोई भी लॉ बैक डेट से नहीं आ सकता है। पहला वाला में एक और चीज़ थी, इन दैट वाज कि कोई लॉ बैक डेट से नहीं आ सकता है, कि आपने क्राइम किया आज और 10 दिन बाद कानून बनता है, और 10 दिन जो कानून बनता है वो बोलता है कि पिछले ये जो लॉ है ये पिछले 1 साल से वैलिड होगा, मतलब पिछले 1 साल से वैलिड होगा, मतलब पिछले 1 साल में जिन लोगों ने ये क्राइम किया होगा उनको इस हिसाब से सजा मिलेगी। ऐसा पीछे से लॉ नहीं आ सकता है। लॉज कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव, मीन्स कि लॉज कैन नॉट बी एनफोर्स फ्रॉम अ बैक डेट एक्सेप्ट टैक्स लॉस, एक्सेप्ट टैक्स लॉस, ये एक्सेप्शन है इसमें, यानी कि टैक्स लॉ बैक डेट से आ सकता है। अब इसमें भी बड़ा लंबा चौड़ा एक केस है, मैं जो ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचूंगा नहीं, इन शॉर्ट समझ लो कि वोडाफोन केस हुआ था। वोडाफोन ने कुछ तो शेयर वगैरह बेचे थे नेदरलैंड में जाके, ठीक है, अब वहाँ पे इसलिए बेचे ताकि इंडिया में उसको टैक्स ना पड़े। इंडियन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया कि भैया 13,000 करोड़ की यहाँ पे टैक्स की चोरी टाइप हुई है, जो कि वोडाफोन के हिसाब से चोरी नहीं थी क्योंकि वो तो ट्रांजेक्शन इंडिया में हुई नहीं थी। देन ये लोग अप्रोच किए, गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 वो तो देना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा ना जी। तो वोडाफोन ने बोला, वो गई कोर्ट, ठीक है, जब वो हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिली, हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिली। हाई कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, उसने वोडाफोन के उसमें
फेवर नहीं, आई थिंक उसने गवर्नमेंट के उसमें फेवर किया। देन वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के उसमें फेवर किया कि हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया और उसको बैकडेट से लागू कर दिया कि इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन होंगे उन पे टैक्स लगेगा। तो चलो भैया टैक्स भर दो। गवर्नमेंट ने बोला वो तो टैक्स लॉ है, उसको हम बैक डेट से ला सकते हैं, और रेट्रोस्पेक्टिवली आ सकता है। वोडाफोन देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट होती है वहाँ पर, उसने वोडाफोन के केस में फेवर किया। तो फिर गवर्नमेंट ने अपने उस जो एक्ट था जिसको रेट्रोस्पेक्टिवली लेके आया था उसको रिमूव कर लिया। उसको रिमूव इसलिए कर लिया क्योंकि उससे भारत की भी छवि बेकार हो रही थी कि भाई जो बिजनेसेस हैं उनको तो ये लगेगा यार भारत में तो कुछ ज़्यादा ही टैक्स के पीछे लोग पड़े रहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा तो पैसा हमारा बचेगा ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको रिपील कर लिया। बट रिमेंबर कि जो टैक्स लॉ है वो बैक डेट से आ सकते हैं। 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती किसी क्राइम के लिए, नो डबल जीओपार्डी का है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कि मान लो कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है, आप कोई क्राइम करते हो, लेट सपोज आप कोई क्राइम करते हो और आपको क्राइम करने से आपको कोई हाई कोर्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सज़ा देती है, 3 साल 2 साल सज़ा आपको देती है, ठीक है। उसके बाद तुम अपने डिपार्टमेंट में वापस लौटे, डिपार्टमेंट ने भी आपको सज़ा दी, क्या सज़ा दी, निकल लो बेटा यहाँ से, सस्पेंड कर दिया। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हमें 2 बार सज़ा क्यों मिल रही है कि क्राइम की, हम सज़ा काट के तो आए हैं। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आपको जो है ये जो आपको नो डबल जीओपार्डी ये अवेलेबल नहीं है बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, यानी डिपार्टमेंटल लेवल पे आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। लाइक जैसे कि उस सीएसएफ की एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा किसको, कंगना रनौत को, ठीक है, कंगना रनौत को। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वैसे तो उनको जुडिशरी ने ऐसा कोई सज़ा नहीं दी क्योंकि थप्पड़ मारना इतनी कोई बड़ी वो नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ आज भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते नहीं तो कोई क्राइम नहीं है, हमारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों चल रही है, क्योंकि डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ये इनको जुडिशियल नेचर का डील नहीं किया जाता। तो यहाँ पर एक्सेप्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिपार्टमेंटल जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक्शन ले सकती हैं आपके खिलाफ दोबारा भी उसी क्राइम के लिए, ठीक है, अथॉरिटीज़, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ है। तो 20 और 22 में अंतर बताता है। 20 में ट्रायल चल रहा है, 22 में ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो अरेस्ट हुई है मात्र। तो 20 में आपने क्राइम कर दिया, ट्रायल वायल चल रहा है। 22 अभी तो सिर्फ अरेस्ट हुई है आपकी, ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ है अभी आपका, ठीक है। तो ये अंतर होता है, ये अंतर है 20 और 22 में, ठीक है, क्लियर है, ओके। सर व्हाट अबाउट सोनम वांगचुक? तो सोनम वांगचुक को भी धरा गया है इसी में, उनको तो सर इसमें ठीक है तो सोनम वांगचुक को तो धरा गया, ये जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए उनको धरा गया है। अगेन अब उनका भी क्रिमिनल्स के फेस को कवर करना, हैंडकफ्स, हाँ हैंडकफिंग भी नहीं हो सकती है, हैंडकफिंग भी अलाउड नहीं है आर्टिकल 21 में अगर देखें तो। आर्टिकल 14 का एग्जेप्शन भी नहीं बताया आपने, क्यों नहीं बताया? बताया तो था, पब्लिक ये प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो फॉरेन डिग्नेटरीज़ होते हैं, नहीं बताया ये, जो एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, गवर्नर हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज़ हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन है 14 में। क्यों एक्सेप्शन है? ये पढ़ाएंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे, एमपीज़ एमएलएज के बारे में पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहाँ पे कि जैसे ये एमएलएज एमपीज़ होते हैं इनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है जब हाउस सेशन में चल रहा हो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक। प्रेसिडेंट को किसी क्रिमिनल मैटर में अरेस्ट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग ऑफिस, प्रेसिडेंट और गवर्नर को। तो ये चीज़ें जब प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमपी एमएलए पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, बट अभी के लिए ये एक्सेप्शन है आपके आर्टिकल नंबर 14 के तहत, ओके राइट। किसी अमेंडमेंट से नहीं बनाया गया मुहद्दमत, क्या है मुहद्दमत, ठीक है, तो किसी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं बनाया गया जम्मू कश्मीर को यूटी। हाँ शिवेन, खुद को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लड़ सकते हो, लेकिन आपको लीगल नॉलेज भी होनी चाहिए उसके लिए। चलिए, तो क्वेश्चंस हम करेंगे कल, आप करिए इसको रिवाइज, नहीं तो हो जाएगा लेक्चर हैवी फिर, ठीक है।
तो बाकी अगर आपको जिनको भी लेक्चर का एक्सेस लेना है, नोट्स का एक्सेस लेना है, वो परमार अकेडमी ऐप पे कोर्स में एनरोल करके ले सकते हैं, फिर parmaracademy.in। और अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, ये फैटमैन तो आपकी थ्योरी बुक है, जहाँ पर आपको आप चाहते हैं कोई मतलब नोट्स के फॉर्म में बुक हो आपके पास, ठीक है, फिजिकल कॉपी हो, तो इट इज़ फैटमैन फॉर यू। एंड लिटिल बाय अगर आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं तो ये आपके पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें पूरे आपके एमसीक्यूज़ अगर आपको लगाने लिटिल बाय में एमसीक्यूज़ हैं। ओके, एंड मिलेंगे कल हम। और अगर आपको कॉम्बो बैच लेना है इंग्लिश और जीके का दोनों, तो इंग्लिश का अलग से भी ले सकते हैं, और दोनों है परमार 4.0 एवरी परमार 4.0 को ओपन का यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ पर अपने आप डाउट्स वगैरह चैट सेक्शन है इन जनरल। बैच के अंदर डाउट सेक्शन, डाउट फोरम होता है, वो अलग है, ये इन जनरल चैट सेक्शन है, ठीक है। वो बैच वाला है, जिन्होंने बैच में एनरोल कर रखा है उनके लिए डाउट सेक्शन है वो, ठीक है। ड्यूरिंग हैंगिंग लास्ट विश का क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो वैसे ही है, जिनको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं है वो। हैप्पी मर्दाना दिन। अच्छा, एडीएम जबलपुर केस वो पढ़ाएंगे जब हेबियस कॉर्पस पढ़ाएंगे, तो वहाँ बताएंगे एडीएम जबलपुर केस, वो भी आपका कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से रिलेटेड है आपका एडीएम जबलपुर वाला केस भी, लेकिन हेबियस कॉर्पस में मैं इसको पढ़ाऊँगा आपको। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कल हम लोग करेंगे बाकी के राइट्स, मतलब यही ज़्यादा इनमें केस और ये सब ज़्यादा चीज़ें थी, मैं आपको बता दूँ, इन्हीं में ज़्यादा वो थे, बाकी तो नहीं है ना, ज़्यादा तो नहीं है। बाकी जो हम कल देखेंगे 23, 24, 25 से 28, वो ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं। और फिर कल ही हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज़ करके आइएगा। राइट टू स्लीप मम्मी से मांग सकते हैं? हाँ मांग सकते हो, लेकिन अगर चप्पल पड़ जाए तो फिर उसका कोई अधिकार नहीं है, कोर्ट भी तुमको कोई जस्टिस दे नहीं पाएगा। ठीक है, इट इज़ मतलब हार्ड इमेजिन कि कोई मान लो पुलिस भगा रही है, किसी चोर को भगा रही है, वो सो जाए, लेट जाए, कोर्ट भी लाइक नहीं नहीं नहीं, छूना नहीं है इसको, राइट टू स्लीप इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20, छूना नहीं है इसको। चलिए भाई, थैंक यू। और 6,000 रुपये दे दो, कुछ नोट्स खरीदने हैं। अच्छा, तो रिवाइज़ करके आना है। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं, है ना, कि सर आराम से, मैंने बहुत आराम से बहुत तसल्ली से सब कुछ समझा के आपको पढ़ाया। पिछली बार आप समझ लो कि एक ही लेक्चर में सारे मैंने आर्टिकल्स करवाए थे सारे, इस बार इसलिए मैंने सारे केसेस आराम से समझा के आपको सारी चीज़ें करवाई हैं। ओके, सेक्शन 6 नहीं था, सेक्शन 66A था, उपासना सिंह जी, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। उसमें ये लिखा था कि कोई भी कुछ इस तरीके का इंसाइटफुल अगर सोशल मीडिया में डाल देता है, वो IT एक्ट था आपका, उसमें 66 है कि भाई कोई भी कुछ इस तरीके का पब्लिश करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसका पोस्ट डिलीट किया जा सकता है। श्रेया सिंगल कोर्ट गई, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो वॉयलेशन है राइट टू फ्रीडम का, तो बिल्कुल वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर सेक्शन को डिलीट ही कर दिया। सर बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर। ओके, चलो बढ़िया। साक्षी, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जब जो जैसे अमूल है, तो उसका कोई एक ओनर नहीं है, जो उसके वर्कर हैं वही ओनर होते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जहाँ पे वर्कर वॉलंटरी एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स का, जहाँ पे वो लोग आपस में खुद मिलते हैं, ठीक है, और एक एसोसिएशन बनाते हैं। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह 9:30 बजे। और ये PDF और नोट्स वगैरह बैच में मिल जाएंगे, तो आप बैच का एक्सेस ले सकते हैं परमार अकेडमी ऐप या वेबसाइट से। ओके, चलिए, थैंक यू।